Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, साइकोलॉजी अनप्लग्ड की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी आज की होस्ट महक हारून। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक या लाइफ लॉन्ग डिजीज़। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर गुलाम इसाक, who has been working for more than 5 years practically in teaching and as a trainer and trainee. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Thank you very much for inviting me. थैंक यू सो मच सर। सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताएं कि हमारा जो ये आज का टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या हमारी थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन को इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस दें सर। जी, मैं टॉपिक हमारा जो है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग और क्रोनिक डिजीज़। तो जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ की एक्चुअली दो टाइप्स हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट। जो हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ ही कहलाती है। अब हमारे पास जब लाइफ लॉन्ग डिजीज़ में किसी भी पेशेंट को डायग्नोसिस लाइफ लॉन्ग डिजीज़ का मिलता है, तो अब उसकी मैनेजमेंट भी लाइफ लॉन्ग होती है। बिल्कुल। अब उसके साथ उसे टेबलेट्स लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। कुछ टेबलेट्स किसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, कुछ उसे सस्पेंशन लेने हैं। तो इस तरह उसके अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। हमारा फोकस दरअसल फ़िज़िकल कंडीशन के साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तब इम्प्रूव होगी जब उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो हमें ऐसे पेशेंट के साथ जो फ़िज़िकल कंसल्टेशंस करते हैं उनकी साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस भी कराई जाए, क्योंकि वो थ्रू आउट द लाइफ उस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। उनके अंदर डिफरेंट मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो मेडिकेशन अडहेरेंस नहीं कर सकते। जब वो मेडिकेशन अडहेयर नहीं कर सकेंगे तो जो हमारा ऑप्टिमल गोल है, अल्टीमेट गोल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पेशेंट, वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जैसे बिल्कुल अभी आपने कहा, ये अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके की सिचुएशन में जब भी पेशेंट्स को कोई क्रोनिक डिजीज़ या अगर किसी को सडन इस तरीके से कोई भी डायग्नोसिस दिया जाता है जिसमें उनको इस बात का आइडिया होता है कि अब ये एक लाइफ टाइम जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनके साथ चलेगा, तो वो यूजुअली इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिक्रीज़ हो ही रही होती है, बट उसके साथ साथ उनको होता है कि मेडिकेशन नहीं ले रहे, डाइट ख़राब हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी उनके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स हैं बेसिकली वो मेजरली अफेक्ट हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो सर, इसके हवाले से हम इनकी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, सबसे पहले डायग्नोसिस के वक्त इसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं। पहली डोमेन है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के वक्त किसी भी शख्स को जब उसे बैड न्यूज़ ब्रेक की जाती है कि खुदा न खास्ता उसे कैंसर हो गया है, खुदा न खास्ता उसकी किडनीज़ फेल हो गई हैं, तो उसका उस पर स्ट्रांग इफ़ेक्ट जाता है। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ एक्चुअली एक पूरा का पूरा फील्ड है। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ पे ये कहा जाता है कि आपके वॉइस कंटेंट के साथ साथ जो पेशेंट होता है वह ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करने वाले बंदे के एक्सप्रेशन पे भी फोकस होता है। एक तो ये बात है यहाँ पे कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ प्रोफेशनली की जाए। दूसरा, अब जब फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस मिलता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं डिनाइल का, और जब हम डिनाइल का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं तो हम हेल्दी बिहेवियर्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें कोई डिजीज़ है। जब हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो हमारा जो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स हैं उसकी तरफ हम मूव नहीं करेंगे।
तो हमें पहले एक्सेप्टेंस डेवलप करानी है। सर यहाँ पे एक छोटी सी मेरी क्यूरी है कि जो ये डिनाइल वाली फेज़ है, जैसे कि आपने बताया कि वो डेफिनेट है, यूजुअली लोगों को जब इस तरीके से सडन न्यूज़ आती है तो डिनाइल की तरफ यूजुअली हम कितने टाइम को अप्रोप्रिएट कंसीडर करते हैं कि उतने में हमारे पेशेंट के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस आएगी? क्या ये सेम होगा या वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सिविरिटी ऑफ द डिजीज़, या उसको कितना मेजर डायग्नोसिस दिया गया है, कितना वो एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब ये इसका डिनाइल जो है वो पैथोलॉजिकल है, या इतना टाइम जो है उसको हमें देना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, वेरी करता है ये। पहले आपने ब्रेकिंग बैड न्यूज़ किस तरह की, किस कल्चर में वो रहता है। अब अगर वो ऐसे कल्चर में रहता है जहाँ पे उसके डिनाइल को एक्सेप्टेंस की तरफ लाया ही नहीं जा रहा, तो वो थ्रू आउट लाइफ एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एक्चुअली ड्यूरेशन से ज़्यादा एक्सेप्टेंस डेवलप करने पे फोकस हो। हमारा जैसे ही ब्रेकिंग बैड न्यूज़ हो तो उसके साथ ही हमें उसके काउंसलिंग सेशन दिलवाए जाए। मेजर जो कंसर्न है वो एक्सेप्टेंस है। जब एक्सेप्टेंस होगी तो हमारा बिहेवियर चेंज होगा, हम हेल्दी बिहेवियर की तरफ जाएंगे, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर की तरफ। और जब हम एक्सेप्टेंस नहीं कर सकेंगे तो हम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे और हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं हो सकेगा। और इस चीज़ का जस्ट उस फैमिली को, उस शख्स को नुकसान नहीं है, इकोनॉमी का बर्डन है, इकोनॉमिकल लॉस है। वो शख्स सही तरीके से दवाएं अडेयर नहीं कर रहा तो इकोनॉमिकल बर्डन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही, आपकी हेल्थ कैपेसिटी कम पड़ जाती है। अगर ऐसे 100 में से 50% लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग एक्सेप्टेंस उनके अंदर डेवलप ना हो या उनके अंदर कोई इस तरह के इश्यूज हो, वो अडेयर मैनेजमेंट सही तरीके से ना करें, तो आपकी हाल हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी हेल्थ सेटिंग्स के अंदर। जहाँ पे डायग्नोसिस दिया जा रहा है वहाँ पे उस सेटिंग के अंदर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को प्लेस किया जाए, वो उसकी ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के साथ साथ एक्सेप्टेंस डेवलप कराए। अब यहाँ पे जस्ट एक्सेप्टेंस नहीं है, अब फॉर एग्जांपल एक शख्स के अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप होगी, अब लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोसीजर 6 माह के बाद वो इरिटेट हो जाता है ट्रीटमेंट से, तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकेगा। जब ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकेगा, अगेन हम अल्टीमेट गोल नहीं अचीव कर सकेंगे। हमारा इकोनॉमिकल लॉस है, हमारा एक जो है ना सिटीज़न का लॉस है, फैमिली पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अब ये इंटरलिंक्ड चीज़ें, अब फैमिली पे स्ट्रेस पड़ रहा है, अब फैमिली का स्ट्रेस उनके जो है ना जो उनकी लिविंग स्टाइल्स हैं उन पे भी ये चीज़ें, उसका स्ट्रेस्ड आउट होना, ये सारी चीज़ें उस पर भी इफ़ेक्ट कर रही है ना। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये बहुत इंटरलिंक्ड है। एक फैमिली से लेके, एक इंडिविजुअल से लेके फैमिली पे, फैमिली से कल्चर पे, कल्चर से आपके कंट्री की इकानमी तक ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अक्सर जब हमारी मैनेजमेंट की बात आती है या ट्रीटमेंट की बात आती है, तो जो क्लासिकल लिटरेचर था वो फोकस था ओनली ऑन मेडिकेशन अडेरेंस। वो समझते हैं कि जिस पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी गई है तो वो मेडिकेशन जो ले रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, ये अडेरेंस है। अडेरेंस दरअसल होता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चीज़ों का इस्तेमाल करना। हम जस्ट दवाइयों का इस्तेमाल करना समझते हैं, तो चीज़ों का इस्तेमाल करना, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम दोबारा अपने इस शो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। The Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. वेलकम बैक ऑडियंस। ब्रेक के बाद जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम लाइफ लॉन्ग जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनके मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, अब उसी के साथ हम सर से फर्दर अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अदर देन मेडिकेशन वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं दैट आर अफेक्टिंग द मैनेजमेंट, या जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो मुतासिर हो रही है। देखिए, ये हम जेनरिक बात कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की। ये डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डायबिटीज़ में आप बात करें तो डायबिटीज़ में आपका शुगर इंटेक पे कंट्रोल होता है, आपकी एक्सरसाइज पे फोकस होता है। एक्चुअली उन्हें हम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स कहते हैं। तो मेडिकेशन के अलावा हमारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स इम्प्रूव हों और हेल्थ इम्पेयरिंग जो बिहेवियर जो जिनसे हेल्थ इम्पेयर्स होती है तो वो कम हो। जैसे कि आप अगर डायबिटिक का पेशेंट है, वो स्वीट उसका जो इंटेक है, शुगर इंटेक वो ज़्यादा है, या हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसका साल्ट इंटेक ज़्यादा है, या किडनी का पेशेंट है और उसका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा है, तो ये सारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स हैं। ये जेनरिक नहीं होते, ये स्पेसिफिक होते हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेडिकेशन जस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करती, मेडिकेशन के साथ साथ हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स हैं। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स डॉक्टर आपको बता देता है और उसकी कंटिन्यूटी या उस पर आपको जो फोकस कराने के लिए आपको हेल्थ साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर पड़ जाए तो आपको लेने चाहिए ताकि आप इक्वली चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो आपकी सिम्टम्स मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो और जल्दी हो। अच्छा सर, इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये फैक्टर सिर्फ उस इंडिविजुअल तक लिमिटेड हैं या इसके अलावा इसके अंदर और इर्द गिर्द के लोग, या जैसे हम कह सकते हैं कि उसका सोशल सराउंडिंग, फैमिली, ये वाले फैक्टर्स उसको किस तरीके से अफेक्ट करेंगे उसके इस पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को? बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन उठाया है, मुझे इस पर मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली। देखिए, ये जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल, तो सोसाइटी में हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो फैमिली और फ्रेंड्स का है। पहला, ये इंडिविजुअल लेवल पे, फॉर एग्जांपल एक शख्स को क्रोनिक डिजीज़ है तो इंडिविजुअल लेवल पे भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब उसके बाद प्रैक्टिशनर लेवल पे, प्रैक्टिशनर पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा पेशेंट का तो सही तरीके से उस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन को या लाइफ मॉडिफिकेशन एज इट इज़ नहीं करेगा। दूसरा, इंडिविजुअल की अपनी कोग्निशन बड़ी मैटर करती है। तीसरा, फैमिली पैटर्न्स, फैमिली एंड फ्रेंड पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो मतलब फंक्शंस होते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ या किसी भी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ का पेशेंट हो तो उसे फ्रेंड्स और फैमिली वाले कह रहे होते हैं एक दफ़ा से कुछ भी नहीं होता, आप ले लें, साल्ट इंटेक कर लें, आप शुगर इंटेक कर लें, कुछ नहीं होता। तो ये देखिए कितना मतलब लैक ऑफ साइको एजुकेशन है। देखा जाता है कि मेरे ख्याल में हमारी जनरल पब्लिक में ये प्रैक्टिस तो बहुत कॉमन है कि वहाँ पे लोग ऐसे कह रहे होते हैं एक दफ़ा से क्या होता है और आप एक दफ़ा ले लें, जिसकी वजह से अगर वो पहले काफ़ी दिनों से एडहेरेंट रहा भी है अपनी रूटीन के साथ तो वो जिसे कहते हैं एकदम उसको ब्रेक डाउन फंक्शंस में। बिल्कुल। तो अगर वहीं पे फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देते हैं कि आप एक
निवाला ले लें, एक निवाले से क्या होता है। तो मैं वहीं पे एज अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट पर बताता हूँ कि टेबलेट का साइज क्या होता है। एग्जैक्टली अगर वो मैनेज कर सकती है तो एक निवाला आपका बिगाड़ भी सकता है। और मेरे ख्याल में सर जब वो इस तरीके की कोई एक बार भी जब वो जिसे कहते हैं ऑफ ट्रैक होता है तो वो डेफिनेटली जो उन्होंने एक अपनी टेंडेंसी बिल्टअप की होती है स्टिक करने की उस रूटीन के साथ या वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी कि आपने एक बार उसको रूटीन से ब्रेक किया तो शायद हो सकता है दोबारा उस हैबिट को डेवलप करना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली ऐसे होता है कि आप फिर रूटीन से हट जाते हैं, आपको आपका जो एक स्कीमा बना होता है वो टूट जाता है, आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तो आपका इनटेक ऐसा ऐसा इंक्रीज होता जाता है और इनटेक इतना होता है कि आपकी हेल्थ को दोबारा जो है ना ख़राब कर देता है। मेरे ख्याल में इसको फिर ऐसे कहना गलत नहीं होगा अगर हम ऐसे कहें कि जितनी बार हम उसको ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसने शुगर इंटेक नहीं किया, पहले उसने शायद एक बार किया, फिर शायद वो 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, इसी तरीके से उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, तो दैट मीन्स कि वो उसके लिए ज़्यादा हार्मफुल होता जाएगा। जी एग्जैक्टली। अब फर्स्ट टाइम वो इंटेक करेगा, शुगर इंटेक कर ले, स्मॉल अमाउंट में करेगा, स्मॉल क्वांटिटी में करेगा और उसे लगेगा कुछ नहीं हुआ, और उससे उसका बिहेवियर जो है ना रिवार्ड सिस्टम के थ्रू जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसके थ्रू इंक्रीज होता जाएगा और फिर वो उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपका जो बेसिक क्वेश्चन था मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। तो हमें इंडिविजुअल को जस्ट साइको एजुकेट नहीं करना चाहिए, पेशेंट के प्रैक्टिशनर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेशेंट को साइको एजुकेट करने के साथ साथ हमें पेशेंट की फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर्स जो उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं उनको भी काउंसलिंग सेशन में इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो साइको एजुकेट हो सकें और उसको जो डाइट एडहेरेंस है, फ्लूइड एडहेरेंस है, एक्सरसाइज रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सर जैसे कि हमने ये पूरी डिस्कशन की है तो यहाँ से आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि हमारी ये छोटी छोटी भी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ जिसमें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड डे बाय डे फ्रॉम दीज डिजीज़। तो सर यहाँ पे हमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम हाउ वी कैन सेव द कंट्री फ्रॉम सच लाइफ लॉन्ग डिजीज़, या इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मैनेजमेंट और प्रिवेंशन प्लान, हाउ दैट कैन बी वर्कड आउट इन द जनरल सेटिंग, कोई एक ऐसा प्लान या ऐसी प्रोटेप जिससे हमारी इन टेक्निकल टर्म्स पूरी जो पॉपुलेशन है वो फ़ायदा उठा सके। एग्जैक्टली। पहले तो मैं आपके क्वेश्चन के जो है ना आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अहम है। इससे पहले मैं ये बताऊँगा कि जिनको लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हैं तो वो फर्दर सेकेंडरी कंडीशंस या कोमॉर्बिड कंडीशन से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो वो किडनी का चेकअप कराता रहे, अगर उससे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है तो वो किडनी के साथ साथ उसके रिलेटेड जो वाइटल आर्गन फंक्शन करते हैं उनका जो है ना रूटीन वाइज चेकअप कराता रहे। तो फर्दर एक डिजीज़ दूसरी डिजीज़ को, दूसरी डिजीज़ तीसरी डिजीज़ को लीड करती है। ये इस तरह फिर उसकी हेल्थ ज़्यादा इम्पेयर हो जाती है और उस पर फिर इकोनॉमी बर्डन और ये सारी चीज़ें। आपका जो क्वेश्चन था कि हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट 2 लेवल पे काम करते हैं। क्यूरेटिव को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अब हम प्रिवेंटिव पे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी अफादियत बताऊंगा कि प्रिवेंटिव लेवल पे अगर हम काम करें तो हमारा जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन है वो कम हो सकता है। हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक लोगों को मरीज़ होने से बचने के लिए कोई हमारे पास प्लान नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह ज़्यादातर रिसर्चेस का जो फोकस है वो प्रिवेंटिव लेवल पे होना चाहिए रादर देन क्यूरेटिव लेवल पे, तो उससे हमारे हॉस्पिटल के बर्डन भी कम होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया, जो हमारी जनरेशन है, हम स्क्रीन टाइम को डिक्रीज किया जाए, और हमारे पास इसी तरह डाइट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, डाइट पैटर्न्स हैं वो ठीक नहीं है। हमारे जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर अपनी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, या फास्ट फूड फोकस हैं, या उनका जो मील इनटेक है वो प्रॉपरली नहीं है कि हमारा 3 टाइम जो मील इनटेक होना चाहिए वो नहीं है, वो लंच के टाइम तक जो है ना खाली स्टमक से फिर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं या अपनी रूटीन ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा हमारे पास जीन्स में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ या कोई भी ऐसी जो जेनेटिकल हो सकती है वो रन कर रही है,
और साथ उसके जो बिहेवियर है वो हेल्थ इम्प्रूविंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर उसको वो डिज़ीज़ जल्दी ही उसे वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा डिज़ीज़ को। जीन्स में इंफॉर्मेशन है, उसका जो है ना शुगर इंटेक ज़्यादा है, उसका ऑयल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा है, फास्ट फूड का यूज़ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अब जीन्स में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, तो वो मेरे ख्याल में बिफोर एज नर्चर हो जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो वो फिर जो है ना वो बिफोर टाइम उसे, अगर उसके पेरेंट्स को 50 लेट 50 में हुई है तो मे बी उसे लेट 30s में वो जो डायग्नोसिस है मिल जाए। तो ये चीज़ें आपके ख्याल में या जो हमारे पास इसके ऊपर लिटरेचर मौजूद है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि ये क्या हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस इसकी एक मेजर रीज़न हो सकती है, या फिर हम उस चीज़ को एडहेयर करना ही नहीं चाह रहे, या उन प्रिवेंटिव मेजर्स को हम ऑप्ट ही नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया की वजह से, या अभी बहुत सारे हम अवेयरनेस सेमिनार्स की अक्सर बात करते हैं इन टॉपिक्स पे, हेल्थ के डोमेन में भी काफ़ी ज़्यादा बात की है, बट स्टिल वी आर लैकिंग द फैक्ट कि लोग जो है इसके ऊपर नहीं काम कर रहे, जिसकी वजह से आपकी जो डिजीज़ की रेशो है, स्पेशली लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की, जिससे हम बात करें कि एक इंडिविजुअल जो है वो फर्दर अपनी पूरी लाइफ अफेक्ट होता है, वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो आपके ख्याल में व्हाट कैन बी द सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड? इसमें सबसे अहम वंस अगेन डिनाइल है, क्योंकि स्मोकर को लगता है मेरे अलावा तमाम लोगों को कैंसर होगा, साल्ट इनटेक करने वाले को लगता है मेरे अलावा तमाम हाइपरटेंशन वाले को इश्यूज होंगे, मुझे नहीं होंगे, शुगर इनटेक वाले को लगता है कि मेरे अलावा बाकी तमाम डायबिटिक लोग जिनको शुगर का इशू होगा उनको सेकेंडरी डिजीज़ हो सकती है, मुझे नहीं हो सकती। तो इसको मैं अगर बात करूं तो वंस अगेन लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन डजंट मीन दैट फॉर्मल एजुकेशन, लैक ऑफ साइको एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन की। तो उन्हें हेल्थ एजुकेट किया जाए और इफ़ेक्टिव अवेयरनेस कराई जाए। अब एक होती है अवेयरनेस, एक इफेक्टिव अवेयरनेस। इफेक्टिव अवेयरनेस हो जिसका उन पे मतलब उनके डिसीजन भी चेंज हो, हाँ डिसीजन भी चेंज हो। मतलब हम सेशंस करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, हम उनका आउटपुट नहीं हमें मिल रहा, तो इट मीन्स कि वो इफेक्टिव सेशंस नहीं है, हमें स्ट्रेटजीज ऑफ सेशंस चेंज करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी अपना, दैट इज़ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन या टिप क्या देना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं लिटरेचर पढ़ रहा था कि हमारे पास, जैसे आपने रीजंस पूछी हैं, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उसकी जो स्टूडेंट में मोस्टली रीज़न पाएगी है वो उनका ज़्यादा वर्कलोड है, स्टूडेंट का वर्कलोड है। तो इस वजह से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं अगर वर्कलोड ज़्यादा है, मैं एक्सरसाइज की तरफ चला जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, फटीग का शिकार हो जाऊंगा, तो मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, मैं पढ़ नहीं सकूंगा। तो मेरा उन लिटरेचर ने हमें ये गाइड किया हुआ है कि आपकी एक्सरसाइज की जो हैबिट है वो आपके ग्रेड्स जस्ट इम्प्रूव नहीं करती, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की अगर वल्नरेबिलिटी है या तो वो डिलेड हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हेल्थ साइकोलॉजी का जो मोटो है वो ये है कि हमने सेहत ज़िंदगी में साल नहीं ऐड करने, सालों में ज़िंदगी ऐड करनी है। थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ हम अपने शो का एंड करते हैं। जैसे कि आज हमने बात की कि मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक एंड लाइफ लॉन्ग डिजीज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर हमें केटर करना चाहिए हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए, वो लोग जो कि डिफरेंट बीमारियों का शिकार हैं उनके लिए, और ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि हमारे किसी भी एज ग्रुप के लिए, चाहे वो बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं, ये अवेयरनेस या ये इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे साइकोलॉजी अनप्लग्ड की नई एपिसोड के साथ। थैंक यू। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV.